हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में। कौन कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन? हु, विच, दैट। आप अक्सर जब इंग्लिश सेंटेंस देखते होंगे वहां पर आप हु का भी इस्तेमाल देखते होंगे, विच का इस्तेमाल भी देखते होंगे और दैट का भी इस्तेमाल देखते होंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि हु, विच, दैट का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के रूप में कैसे करेंगे। इन तीनों का मतलब जो होता है। देखिए, हु इसका भी मतलब होता है जो, लेकिन यह व्यक्ति के लिए होता है। जहां पर किसी व्यक्ति की बात हो वहां पर हम हु लगाते हैं। विच का भी मतलब होता है जो, लेकिन यह किसी निर्जीव वस्तु के लिए होता है। जहां पर भी कोई वस्तु निर्जीव हो वहां पर हम विच का इस्तेमाल करेंगे। दैट यह किसी व्यक्ति या निर्जीव वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है। जहां पर भी वर्ड जो हो लेकिन व्यक्ति या निर्जीव वस्तु का बात हो रहा हो वहां पर हम दैट लगा देते हैं। दैट एक्चुअली जो अमेरिकन इंग्लिश है वहां पर दैट का इस्तेमाल बहुत अधिक होता है, लेकिन हम लोग फॉर्मल वे में दैट का इस्तेमाल थोड़ा कम करते हैं और हु और विच का इस्तेमाल अधिक करते हैं। देखिए, हु, विच, दैट ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ये दो सेंटेंस या क्लाउज को जोड़ने का काम करते हैं। क्लाउज किसे कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फिनाइट वर्ब हो। एक वर्ब हो, एक सब्जेक्ट हो, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं क्लाउज। और दो क्लाउज या दो सेंटेंस को जो जोड़ता है वही रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। आप इस सेंटेंस को बहुत ही ध्यान से देखिए। जो खेलने में मन लगाता है वह पढ़ने में अच्छा होता है। यहां पर देखिए, जो को मैंने ब्लू रंग से इंडिकेट किया है और वह को मैंने ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है। तो जो है वह रिलेटिव प्रोनाउन है और वह क्या है? वह है नाउन या प्रोनाउन, लेकिन ये तो प्रोनाउन है यहां पे। ठीक है, जो खेलने में मन लगाता है वह पढ़ने में अच्छा होता है। आप इस सेंटेंस को खुद देखिए और ध्यान से सोचिए। जो खेलने में मन लगाता है वह पढ़ने में अच्छा होता है। जो किसके लिए आ रहा है? जो आ रहा है वह के लिए। किसके बारे में बात हो रही है? वह के बारे में बात हो रही है। मतलब वह पढ़ने में अच्छा है जो खेलने में मन लगाता है। ठीक है, यानी कि जो किसके लिए आ रहा है? वह के लिए आ रहा है। तो याद रखिएगा, जो जहां पर भी है वो है रिलेटिव प्रोनाउन, और जो जिसके लिए आ रहा है यानी वह के लिए आ रहा है वह कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। और इसे एंटीसीडेंट भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, इसे एंटीसीडेंट कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए भी आए, जो जिसके लिए भी आता है उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं, यानी रिलेटिव प्रोनाउन का वो एंटीसीडेंट है। मैं आगे चल के आपसे पूछूंगा कि जो जहां पर भी है ये किसके लिए आया है, तो आप अगर बताइएगा तो वो उसका एंटीसीडेंट होगा। अगला सेंटेंस देखिए, जो लड़का यहां आया है वह खिलाड़ी है। यहां पर भी देखिए, जो को मैंने ब्लू कलर से इंडिकेट किया है और वह को मैंने ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है। तो जो क्या है? अब आप बिल्कुल आसानी से बोल सकते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है। जो किसके लिए आया है? जो आया है वह के लिए, वह खिलाड़ी है। जो लड़का यहां आया है वह खिलाड़ी है। वह के बारे में बात हो रही है ना। तो जो किसके लिए आया? वह के लिए आया है। तो वह क्या है? वह तो एक प्रोनाउन है, लेकिन ये जो का एंटीसीडेंट है। लेकिन वो जो का एंटीसीडेंट है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन का एक एंटीसीडेंट भी होता है जिसके लिए वो इस्तेमाल होता है। चलिए हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। देखिए, इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन का क्या नियम होता है ये आप लोग सीख लीजिए। देखिए, अंग्रेजी के सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं जैसे हु, विच, दैट, इनसे पहले हमें नाउन या प्रोनाउन लगाना है। कौन सा नाउन या प्रोनाउन? वही नाउन या प्रोनाउन जो एंटीसीडेंट होते हैं। ठीक है, और जो के साथ जो भी सेंटेंस होते हैं उसके बाद उसे लिखते हैं, और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन के बाद जो भी सेंटेंस होते हैं हम उसे लिखते हैं। याद रखिएगा, जब भी हम नियम बनाएंगे, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे,
इसका, तो सबसे पहले हम एंटीसीडेंट लिखेंगे। एंटीसीडेंट कौन सा कहलाएगा? जो के लिए आ रहा है उसे लिखेंगे। उसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन को लिखेंगे। उसके बाद जो के साथ जो भी सेंटेंस है उसे लिखेंगे। उसके बाद एंटीसीडेंट के साथ जो भी सेंटेंस जुड़ा हुआ है हम उसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए, जो खेलने में मन लगाता है वह पढ़ने में अच्छा होता है। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जो क्या है? जो है रिलेटिव प्रोनाउन। इसका एंटीसीडेंट कौन है? वह पढ़ने में अच्छा होता है, तो यहां पर एंटीसीडेंट हो गया वह, क्योंकि जो बात कर रहा है वह के बारे में, तो वह हो गया एंटीसीडेंट। वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ही। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही। यहां पर देखिए दो सेंटेंस है, जो खेलने में मन लगाता है। यहां पर एक सेंटेंस हो गया वह पढ़ने में अच्छा होता है, ये दूसरा सेंटेंस है। तो जो खेलने में मन लगाता है, इसका सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट है जो। और वह पढ़ने में अच्छा होता है, इसका सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट है वह। यहां पर दो सेंटेंस हैं। आपको मैंने बताया था ना कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो दो सेंटेंस या दो क्लॉज को जोड़ने का भी काम करते हैं। देखिए ये सेंटेंस जुड़ गया, जो खेलने में मन लगाता है वह पढ़ने में अच्छा होता है। दो सेंटेंस है। एक सेंटेंस जो है वो है जो खेलने में मन लगाता है, इसका सब्जेक्ट है जो। और दूसरा सेंटेंस वह पढ़ने में अच्छा होता है, इसका सब्जेक्ट है वह। अब इसे अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए इसको समझिएगा तो कितना आसान है। सबसे पहले देखिए, जो खेलने में मन लगाता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? जो है। और वह पढ़ने में अच्छा होता है, इसका सब्जेक्ट क्या है? वह है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन कौन है? रिलेटिव प्रोनाउन है जो। ठीक है, और लड़का के बारे में हो रहा है तो यहाँ पर जो का इंग्लिश हु होगा। लेकिन याद रखिएगा, हम अगर रिलेटिव प्रोनाउन लिखते हैं उससे पहले उस रिलेटिव प्रोनाउन का हमको एंटीसीडेंट लिखना है। तो जो का एंटीसीडेंट क्या होगा? वह। तो वह का इंग्लिश होता है ही मैंने लिख दिया। उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन जो है, जो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? किसी लड़के के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए जो का इंग्लिश हो जाएगा हु। तो उसके बाद जो के साथ जो सेंटेंस जुड़ा हुआ है, जो सेंटेंस है, हम उसका इंग्लिश पहले बनाएंगे। जो खेलने में मन लगाता है, तो हु टेक्स इंटरेस्ट इन गेम्स। हु टेक्स इंटरेस्ट इन गेम्स। उसके बाद जो अगला सेंटेंस है वह पढ़ने में अच्छा होता है, तो वह का इंग्लिश तो हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, पढ़ने में अच्छा होता है, बस इतना का बनाना है। इज गुड इन इंग्लिश। इज गुड इन इंग्लिश, ये बनाना बहुत ही आसान है। अगले सेंटेंस को देखिए, जो संगमरमर का बना होता है वह घर सुंदर दिखता है। यहां पर जो क्या है? जो है रिलेटिव प्रोनाउन, और एक सेंटेंस भी है जो संगमरमर का बना होता है। ठीक है, वह घर सुंदर होता है, इसमें वह क्या है? वह जो है वो जो का एंटीसीडेंट है। और एक सेंटेंस भी है यहाँ पर, वह घर सुंदर दिखता है। यहाँ पर दो सेंटेंस है। हम अगर इसको इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले हम एंटीसीडेंट को लिखेंगे। तो एंटीसीडेंट है वह घर, तो इंग्लिश होगा इसका द हाउस। उसके बाद हम लिखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन था? जो। याद रखिएगा, जो किसके लिए बोला जा रहा है? घर के लिए बोला जा रहा है। घर तो कोई निर्जीव वस्तु है, इसलिए यहाँ पर हु का इस्तेमाल आप नहीं कीजिएगा। यहाँ पर यहाँ पर होगा विच का इस्तेमाल जो के लिए, तो होगा द हाउस विच। उसके बाद जो के साथ जो सेंटेंस था, कौन सा सेंटेंस था? जो संगमरमर का बना है, विच इज मेड ऑफ मार्बल्स। विच इज मेड ऑफ मार्बल्स, ये पहला सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस क्या? वह घर सुंदर होता है, तो वह घर का तो हम पहले इंग्लिश लिख चुके हैं, सुंदर दिखता है, तो इंग्लिश होगा लुक्स ब्यूटीफुल। फिर से देखिए, जो संगमरमर का बना होता है वह घर सुंदर होता है, तो सबसे पहले हम जो एंटीसीडेंट है जो का वो लिखेंगे, तो वह घर है यानी कि द हाउस। उसके बाद जो यहाँ पर प्रोनाउन यूज किया गया है रिलेटिव प्रोनाउन जो, तो जो किसके लिए है? किसी निर्जीव वस्तु घर के लिए, तो जो का इंग्लिश होगा विच, तो द हाउस विच। उसके बाद जो का जो सेंटेंस है हम पूरा लिख देंगे। संगमरमर का बना होता है, तो होगा इज मेड ऑफ मार्बल्स। वह घर सुंदर होता है, तो वह घर का इंग्लिश तो मैंने पहले ही लिख दिया, सुंदर दिखता है, तो लुक्स ब्यूटीफुल। चलिए हम लोग अगला सेंटेंस देखेंगे तो ये चीज और क्लियर हो जाएगा। वह सड़क जो रांची की ओर जाती है उससे मरम्मत किया जा रहा है। तो देखिए, वह सड़क जो रांची की ओर जाती है उसे मरम्मत किया जा रहा है। देखिए यहां पर क्या है? वह सड़क, ये क्या है? ये एंटीसीडेंट है। और जो क्या है? जो है रिलेटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंटीसीडेंट, क्या है? द रोड। उसके बाद जो का इंग्लिश लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे दैट। देखिए यहां पर आप विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट का मैंने आपको बताया था। दैट रांची की ओर जाती है, लीड्स टू रांची।
उसे मरम्मत किया जा रहा है। तो उसे तो हम रोड के बारे में लिख ही चुके हैं, तो उस लिखेंगे हम मरम्मत किया जा रहा है, इज बीइंग रिपेयर्ड, इज बीइंग रिपेयर्ड। द हाउस दैट रोड दैट लीड्स टू रांची इज बीइंग रिपेयर्ड। फिर से देखिए, वह सड़क जो रांची की ओर जाती है उसे मरम्मत किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो किसके लिए आ रहा है, जो रांची की ओर जाती है, यानी जो सड़क के बारे में बात हो रही है, तो वह सड़क जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंटीसीडेंट। तो सबसे पहले हम एंटीसीडेंट का इंग्लिश लिखेंगे द रोड, उसके बाद जो का इंग्लिश लिखेंगे दैट रांची की ओर जाती है, लीड्स टू रांची, उसे मरम्मत किया जा रहा है, यानी कि रोड को, तो रोड का तो इंग्लिश हमने लिख चुका है, इज बीइंग रिपेयर्ड। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ रहा होगा। अगला सेंटेंस से और भी क्लियर हो जाएगा। वह कलम जो मेरे पिता ने दी है वह अच्छी चलती है। यहां पर देखिए, वह कलम क्या है, वह कलम एंटीसीडेंट है, और जो क्या है, जो है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, जो किसके लिए आया है, वह कलम के लिए आया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हम सबसे पहले एंटीसीडेंट को लिखेंगे द पेन, उसके बाद जो का इंग्लिश लिखेंगे दैट, जो मेरे पिता ने दी, माय फादर गेव, वह अच्छी चलती है। वह किसके लिए आ रहा है, मतलब पेन के लिए बोला जाता है, तो हम ऑलरेडी पेन लिख चुके हैं, अच्छी चलती है, राइट्स वेल। फिर से देखिए, वह कलम जो मेरे पिता ने दी वह अच्छी चलती है। सबसे पहले हम देखेंगे जो किसके लिए आ रहा है, वह कलम के लिए आ रहा है, तो हम लिखेंगे द पेन, उसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन लिखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, दैट, उसके बाद मेरे पिता ने दी, माय फादर गेव, वह अच्छी चलती है। तो वह यानी पेन के बारे में बोला, तो हम लोगों ने तो लिख लिया है, तो अच्छी चलती का इंग्लिश होगा राइट्स वेल। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही क्लियर समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको इसका एक और वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।